स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बड़ी खबर है और नियम को तोड़ने की खबर है और ये आरोप है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू पर, जो हरिद्वार पहुंचे और नियम के मुताबिक उन्हें होम क्वारंटीन रहना था, लेकिन उन्होंने दक्षिण काली मंदिर में महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी की विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और रुद्राभिषेक किया भोलेनाथ का। तो श्याम जाजू दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे और उन्हें क्वारंटीन किया गया था, होम क्वारंटीन किया गया था, लेकिन नियमों को तोड़ते हुए श्याम जाजू हरिद्वार पहुंच गए और पूजा अर्चना की। और जब सवाल पूछा तो श्याम जाजू ने कहा कि होम क्वारंटीन की व्यवस्था होने के कारण उन्होंने सभी पब्लिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए ही वो हरिद्वार आए हैं। वैसे आपको बता दें कि जब होम क्वारंटीन किसी को किया जाता है तो उसका सख्त नियम यही है कि आपको घर में ही रहना है। होम क्वारंटीन मतलब आपको होम में ही रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। लेकिन एक नया लॉजिक दे रहे हैं श्याम जाजू, जो नियम को तोड़ते हुए हरिद्वार पहुंच के नए तरीके से नियम को समझा रहे हैं। इनकी व्यवस्था होने के कारण पब्लिक कार्यक्रम सब हमने कैंसिल किए और आज एक भगवान का जो व्यक्तिगत कार्यक्रम था इसमें मैं। और वो कांग्रेस जो अपने प्रदर्शनों के दौरान नियम तोड़ने को लेकर कई मुकदमे झेल रही है, तो वो श्याम जाजू की इस दौरे पर कड़ी आपत्ति जता रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के प्रभारी हैं, वो क्वारंटीन है, लेकिन वो पूजा कर रहे हैं किसी मंदिर में जाकर के, वो भ्रमण कर रहे हैं। तो भैया ऐसे कैसे चलेगा कि सत्ताधारियों के लिए अलग नियम और विपक्ष के लोगों के लिए अलग नियम। मैं समझता हूं कि राज्य की सरकार को समझना चाहिए कि कोरोना सत्ता और विपक्ष नहीं समझता। जब उसको पकड़ना होता है तो ब्राजील के राष्ट्रपति को भी पकड़ लेता है, और जब उसको पकड़ना होता है तो भारत के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को भी पकड़ लेता है। इसलिए कोरोना से मजाक नहीं करनी चाहिए। तो अब कांग्रेस के सवाल और आरोप तो वाजिब है, ऐसे बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत तो इस बात की भी जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं कि वो देहरादून कैसे आए, कब आए। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेसियों पर तो क्वारंटीन का नियम तोड़ने पर तुरंत मुकदमे दर्ज होते हैं, तो क्या श्याम जाजू पर भी ऐसी कार्रवाई होगी, तो इस पर उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर डाल दी। आज श्याम जाजू जी हरिद्वार पहुंच के उनका कोविड टेस्ट हो गया है और वो हरिद्वार एक पूजा की दृष्टि से गए हैं और कोविड टेस्ट हो गया, नेगेटिव है। अच्छा, रिपोर्ट आ चुकी है? नहीं, रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन आपको लगता नहीं था कि जो 7 दिन का एक प्रोटोकॉल है कि जो भी हेली सेवा से आएगा, खासकर जॉली ग्रांट के जो नियम है प्रशासन के, उनको 7 दिन का क्वारंटीन रहना होगा, तो इस मामले में उल्लंघन हुआ है कहीं ना कहीं? अब पता नहीं मुझे वो किस सेवा से आए हैं, मुझे ये जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो आप बता सकते हैं। लेकिन रेड जोन से तो आए हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? भाजपा कुछ बात विचार विमर्श करेगी? ये माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, क्योंकि उनकी उनसे मुलाकात हुई है। मेरी तो मुलाकात भी नहीं हुई, मेरी बातचीत भी नहीं हुई। तो प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वो नहीं जानते कि श्याम जाजू जी यहाँ पहुँचे भी हैं, उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर श्याम जाजू दिल्ली के रेड जोन एरिया से आए हैं, रेड जोन क्षेत्र से आए हैं, तो उनको क्वारंटीन रहना आवश्यक था। और यदि क्वारंटीन नहीं रहे, वो सीधे हरिद्वार पहुँच गए, तो ये सीधी सी बात है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन हुआ है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई सरकार करती है श्याम जाजू पर। और इससे पहले श्याम जाजू ऋषिकेश में कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने पहुंचे थे, वहां भी एक पब्लिक कार्यक्रम था, इसमें शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद थे। यहां भी कई लोगों के बीच श्याम जाजू नजर आए। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र का स्यालदे इलाके में 6 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, लेकिन इसकी खराब गुणवत्ता को लेकर स्थानीय विधायक सुरेंद्र जीना इस कदर नाराज हुए कि वहां पर मौजूद इंजीनियर को पीटने तक धमकी डेरा ली। उन्होंने कहा कि आपके ऐसे कामों की वजह से जो जनप्रतिनिधि हैं वो बदनाम होते हैं। कराने के लिए और आप लोगों ने काम करके मिली भगत तुम्हारे को ही बता रहा हूँ मैं। ये अगर मैं अपनी पे आ गया तो मार भी पड़ेगी साथ में। ये पैसा जनता का है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है किसी का भी। ये जो जिस तरह से काम चल रहा है, ये इस तरह से चलना नहीं है काम। ये कब तुमने काम चालू करा, हमें ये खबर भी नहीं है, तुमने काम चालू करा दिया। ये पैसा हम लोग ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग दिन रात, इस रोड को कटवाने के लिए, उसका डामरीकरण कराने के लिए। और आप लोगों ने काम करके मिली भगत आप लोगों की और जनप्रतिनिधियों पर आरोप लग रहा है। यहाँ के प्रधान है, यहाँ का प्रधान विधायक जी, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इनसे क्या मिली भगत आप लोगों की? मेरे को इस साइड पे कभी देखा आपने? आप जानते हो कि मैं विधायक हूँ यहाँ का? मेरे से क्या मिली भगत है भैया तुम्हारी? तुम यहाँ के सुपरवाइजर हो इसके, तुम्हारा ठेकेदार क्यों नहीं आया आज?
घर गए हैं तो यहाँ कौन काम करा रहा है? यहाँ साइड पे भैया ठेकेदार रहना चाहिए खड़ा हुआ। ये लग भी नहीं रहा मुझे सुपरवाइजर है, इसे पता ही नहीं कुछ। और चलिए फिलहाल इस बीच बड़ी खबर देहरादून से है वो आपको बता दें। यहां सरकारी ऑफिसेज में कर्मचारियों के आने को लेकर नया आदेश जारी हो गया है। अब ग्रुप सी और डी के 75% कर्मचारी ऑफिस आएंगे। सिर्फ 25% कर्मचारियों को ही छूट मिलेगी, जबकि जो कर्मचारी ग्रुप ए के या फिर ग्रुप बी के हैं उन सभी को यानी कि 100 के 100% कर्मचारियों को ऑफिस आना होगा। और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है। और अब बात करेंगे हरीश रावत की, जो अपने नेताओं की नाराजगी या फिर अड़ियल रवैये की वजह से सत्ता भी गंवा चुके। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई, लेकिन अब हरीश रावत बदले बदले नजर आ रहे हैं। कुछ वक्त पहले तक 2016 में बागियों की वापसी की बात पर हरीश रावत को कोई एतराज नहीं था, तो घर वापसी को वो गलत ढंग से नहीं देखते थे। लेकिन अब हरीश रावत के तेवर बदले हैं और कह रहे हैं कि 2022 यानी कि जो अगला विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में राज्य को दल बदलुओं से बचाना चाहिए और उत्तराखंड को दल बदल की प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। 2022 में भी कर दोगे दल बदल को दफन, तो उत्तराखंड जिस तरीके का बनना चाहता था उस तरीके का उत्तराखंड बनेगा। दल बदलुओं को प्रश्रय देना, योजनाबद्ध तरीके से प्रश्रय देना, योजनाबद्ध तरीके से सरकार गिराना, ये सब चीज़ें जो है उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए घातक होंगी। डोंट मेक अस। अगर हरीश रावत की व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो करीब करीब वो अपनी राजनीतिक पारी पूरी कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश संगठन चला चुके हैं और इस वक्त संगठन चला रहे अध्यक्षों की राय उनसे जुदा है। और सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस के पास फील्ड में बड़े चेहरों की भारी कमी है और प्रीतम सिंह और किशोर उपाध्याय की राय हरीश रावत से आप देखते होंगे गाहे बगाहे बिल्कुल जुदा नजर आती है। गलत सही की बात नहीं है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। कोई ये कह दे कि साहब राजनीति में किसी का प्रवेश नहीं होगा, राजनीति में कोई जाएगा नहीं, दरवाजा खुला होता है। कई लोग चले जाते हैं, कई लोग आते हैं। तो मेरे ख्याल से गुणे दोष के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी, हरीश रावत जी को भी, वो हमारी एआईसीसी के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं और एआईसीसी को उसमें गुण दोष के आधार पर विचार करना पड़ेगा। अब ये देखें ना कि उस समय आए ना, जब रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो जो हमारे घनसाली के विधायक थे उन्होंने आपको समर्थन किया। तो और वैसे भी अब दल बदल इतना आम हो गया है कि ये हर चुनाव में होता ही रहता है। बहरहाल 2016 में जब हरीश रावत से नाराजगी की वजह से जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी थी उसमें सुबोध उनियाल भी थे जो अभी बीजेपी में है, तो वो अब ये कह रहे हैं कि भला कौन ऐसा नेता है या विधायक है जो कांग्रेस में वापस जाना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। ये प्रश्न तब होता है अगर कोई व्यक्ति वहां जाना चाहे। डूबती हुई नाव में कौन जाएगा? हरीश रावत जी स्वयं जानते हैं कि वो डूबती हुई नाव में बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज राज्य के पंचायत प्रधानों से ई संवाद किया। हालांकि तकनीकी खराबी की वजह से लगभग एक तरफा ही रहा। राज्य के 500 सेंटर्स में 8000 प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से जुड़े और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में बहुत बेहतर काम किया है, क्योंकि जो भी लोग बाहर से लौट रहे थे उनके क्वारंटीन की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों पर डाली गई थी। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब भी मुश्किल की वजह से ग्राम प्रधान अपनी बात मुख्यमंत्री से नहीं कर पाए, तो लगभग एक तरफा ही ये बातचीत रहेगी, जिस पर मुख्यमंत्री नाराज भी हुए। देखिए, प्रधानों का बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने जो दौर चल, और इसलिए हमको अपनी तैयारी लंबी लड़ाई के हिसाब से करना चाहिए। अपनी मनस्थिति लंबे लड़ाई की होनी चाहिए। तो तकनीकी खराबी की वजह से ग्राम प्रधान जो कहना चाहते थे मुख्यमंत्री से नहीं कह पाए। हालांकि मुख्यमंत्री की बातें उन्होंने सुनी तो मुख्यमंत्री तो नाराज हुई। वहीं सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि अधिकारियों से जांच कराई जाएगी और देखा जाएगा कि किस स्तर पर ये फॉल्ट आया। हालांकि उनका कहना है कि सब कुछ जब तक तकनीक से जो भी चेक किए गए बातचीत से पहले सब कुछ फिट था और अचानक ही खराबी आ गई। लगातार पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग दोनों जुड़ करके इसकी ट्रायल रन कर रहे थे। 3 दिन से ठीक चल रहा था और आज अचानक ऐन मौके पर सिस्टम
कुछ तकनीकी कारणों से नहीं चल पाया है, उसकी जांच की जा रही है और हम ये NIC से भी इसको स्टडी करने के लिए बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी मैं डायरेक्टर टीचर्स एजुकेशन है, SCERT के डायरेक्टर भी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनकी रोज़ ही जो है टीचर्स एजुकेशन की प्रोग्राम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से चल रहा है और DG और माननीय शिक्षा मंत्री जी की इंटरेक्शन भी हो चुका है। पता नहीं आज क्यों ऐसा हुआ है। और कोरोना संक्रमण के चलते हरिद्वार जिले के पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरिद्वार में भी पंचायतों में प्रशासक बैठाने की नौबत आ सकती है। हरिद्वार की 302 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल अगले साल 29 मार्च को पूरा हो रहा है। नियम के मुताबिक मार्च से पहले चुनाव संपन्न कराए जाने हैं, लेकिन इससे पहले परिसीमन और वोटर लिस्ट तैयार की जानी है। निर्वाचन आयोग की मंशा थी कि वो हरिद्वार में होने वाले कुंभ से पहले ही इन चुनावों को निपटा दे। इसके लिए शासन को पत्र लिखकर 30 अप्रैल तक परिसीमन रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन लॉकडाउन हो गया और इसकी वजह से ना तो परिसीमन ही हो पाया, ना ही मतदाताओं की सूची ही तैयार हो पाई। अब इस पूरी प्रक्रिया के लिए कम से कम 4 महीने का वक्त चाहिए। तो कुल मिलाकर हालात ऐसे बन रहे हैं कि चुनाव मुश्किल नजर आ रहा है। चाहते हैं कि चुनाव समय पे होने चाहिए। पिछला जो हमारा कार्यकाल था उसमें लगभग दिसंबर में चुनाव फाइनल करा दिए थे, तो हम चाहते हैं इस बार भी चुनाव नवंबर या दिसंबर तक। चूँकि इस संबंध में अभी राज्य सरकार के द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। अब मुझे लगता है कि जल्दी ही इसमें निर्णय हो जाएगा, जिससे सभी को अवगत करा। ये कोरोना महामारी जो लगी है, ये अक्टूबर तक क्या रूप लेती है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है। और बहरहाल अच्छी खबर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान राशि मिलेगी। सभी को 1,000 रुपए की सम्मान राशि को शासन ने मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, जिसके तहत कोरोना काल में इन्हें 1,000 की सम्मान राशि दी जाएगी, क्योंकि स्क्रीनिंग जैसे काम हो या और भी क्वारंटाइन सेंटर की अगर हम बात करें या घर घर जाकर लोगों की टेस्ट की बात करें, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निभा रहे हैं। तो इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। अब 1,000 की सम्मान राशि इन्हें दी जाएगी। चलिए और अब आपको दे दें आज का कोरोना अपडेट, जिसका आप इंतजार भी कर रहे होंगे। तो कुल 71 नए मामले आज फिर सामने आए हैं, तो केस ज्यादा ही हैं और इस तरह से राज्य में आंकड़ा 3,608 पहुंच गया है। अगर एक्टिव केसों की बात करें तो 671 है, जबकि 49 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से गई है। और आज अगर जिलेवार हम आपको मामले बताएं तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 38 मामले सामने आए। हरिद्वार में 11, देहरादून में 7, नैनीताल में 6, पौड़ी में 5, अल्मोड़ा में 2, चमोली में 1, टिहरी में 1 नया मामला आज के दिन सामने आए। कुल मिलाकर 71 नए कोरोना के केस आज राज्य में सामने आए हैं। तो भले मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब रिकवरी रेट बढ़ा है, हम नियंत्रण पा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साथ में ये भी कह रहे हैं कि रिकवरी रेट की वजह से जो खुशी है उसमें ज्यादा लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना को लेकर कब क्या हालात बन जाएं कहा नहीं जा सकता। इससे सावधानी और सतर्कता दोनों को बनाकर रखना होगा। हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हमको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम टॉप 2 में हैं, टॉप 3 में हैं। कब क्या हालात बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए हमको लगातार सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। उत्तरकाशी के धरासू में डोडा पाउडर के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया है और इसमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो इसके बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। ट्रूनेट मशीन पर एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद आरोपियों को उत्तरकाशी PG कॉलेज में एक कमरे में रखा गया है और वहां सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। तो अब जो लोग इनके संपर्क में आए थे कार्रवाई के दौरान, इनको गिरफ्तार करने के दौरान, उन सभी पुलिसकर्मियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। थाने में आपका 102 kg लगभग डोडा के साथ, उसमें जब ट्रू नॉट टेस्ट कराया तो उनमें से एक एक्यूज जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो 14 पुलिस कर्मचारी हैं जो उनके संपर्क में आए थे उनको होम। तो उधम सिंह नगर जहां आज सबसे ज्यादा 38 मामले सामने आए हैं, तो इससे जिले के खटीमा में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2 अलग अलग जगह कोरोना मरीज मिलने के बाद इलाके में हड़कंप है। तो वहीं खटीमा प्रशासन के मुताबिक नगर पालिका के 2 क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन ने एहतियातन राजीव नगर और उदय कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
और देहरादून में आज से रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा शुरू हो गई है। देहरादून जिले को 2000 टेस्ट मशीन मुहैया करवाई गई है, जो कोरोना रिपोर्ट को 25 से 30 मिनट में ही दे देंगी। सीएमओ का कहना है कि गर्भवती महिला और गंभीर बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं उनके टेस्ट किए जाएंगे, ताकि कम समय में उनकी रिपोर्ट मिल सके और जो भी इलाज उनके लिए बेहतर है वो उनको दिया जा सके। सरकार की तरफ से हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट मुहैया कराया गया देहरादून जिले को 2000। तो ये हमने जो है भारतीय सेना के चिकित्सालय में भी दिया है और अपने यहाँ भी हमने आज इसको शुरू कर दिया है और इसमें रिजल्ट 15 से 30 मिनट के बीच में आ जाता, तो ये बहुत अच्छी बात है। और देहरादून से खबर आ रही है, जहां पबजी गेम के शौकीन एक युवक ने खुदकुशी कर ली। 24 साल का युवक प्रणय ऋषि विहार में रहने वाला था। परिजनों का कहना है कि उसको लत थी, वो देर रात तक पबजी खेलता था और सुबह देर से उठता था और आज भी काफी देर हुई जब देखा गया तो युवक का शव पंखे से लटक रहा था। युवक के पिता सीआईएसएफ में हैं और ओडिशा में इस वक्त तैनात हैं। तो ये खबर है और बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये वर्चुअल गेम्स हैं वो बच्चों को चपेट में ले रहे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की भी होती है कि जब इतने लत में फंसे, इसके चंगुल में फंसे, उससे पहले ही सावधान होना चाहिए। तो ये बड़ी दर्दनाक खबर है देहरादून से, जहां पबजी के शौकीन एक युवक 24 साल ही महज इसकी उम्र थी और जो ऋषि विहार का रहने वाला था उसने खुदकुशी कर ली है। श्रीनगर एनआईटी शिफ्टिंग मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। चीफ जस्टिस की बेंच ने पूरे मामले पर केंद्र, राज्य और ग्रामीणों के साथ याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी और अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो हाईकोर्ट से कभी भी इस मामले पर फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल में राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने श्रीनगर में ही एनआईटी बनाने की प्रक्रिया जारी कर दी है और जल्द ही इसका निर्माण होगा। वहीं केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने एनआईटी के लिए पैसा जारी कर दिया है। और सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जो तय तिथि थी उससे पहले ही रिजल्ट घोषित हो गए और इसकी जानकारी देहरादून के रीजनल ऑफिसर तक को नहीं थी, तो अचानक से रिजल्ट जारी कर दिए गए। फिलहाल अगर हम देहरादून रीजन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 7% रिजल्ट बढ़ा है, यानी कि जो छात्र पास हुए 7% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले और एक बार फिर से लड़कियों ने दबदबा दिखाया है। देहरादून रीजन में 83.22% रिजल्ट रहा। कोविड-19 के चलते सीबीएसई ने रिजल्ट पैटर्न में काफी बदलाव किए हैं। तो टॉपर्स के नामों की घोषणा नहीं हुई है, वहीं जो छात्र सफल नहीं हुए हैं उनके छात्रों के सामने एसेंशियल रिपीट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस बार 12वीं में देहरादून रीजन में 61,245 बच्चों ने एग्जाम दिए थे, जिनमें सीबीएसई ने टॉप 5 विषयों में नंबर देखकर ही रिजल्ट घोषित कर दिया है। स्वागत है ब्रेक के बाद और अब आपको लिए चलते हैं चीन की तलहटी में बसे पिथौरागढ़ के नाबी गांव में, जो लोगों को नई राह दिखा रहा है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे नाबी गांव तक पहुंचना भले ही कठिन हो, लेकिन यहां पहुंचकर लगता है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। हिमालय की चोटियों के बीच बसाई गांव आज कईयों को रास्ता भी दिखा रहा है। असल में इस गांव के ग्रामीणों ने 2017 में होम स्टे के जरिए रोजगार शुरू किया और देखते ही देखते सिर्फ 4 साल में यहाँ के 35 से ज्यादा परिवार इससे जुड़ गए। पारंपरिक शैली में बने इन घरों में रहना सैलानियों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। 2017 में हमें रोजगार के रूप में एक होम स्टे का हमें कार्य मिला था। उस कार्य को हमने करते हुए अब आज 2020 चला, हमारा 4था साल है और इसी 4थे साल में हमने अभी तक 35-36 परिवारों का रजिस्ट्रेशन करा दिया है होम स्टे में। अब 35-36 परिवारों के हो चुके हैं। हिमालय की गोद में इन होम स्टे में सैलानियों का तांता लगा ही रहता है। साथ ही यहाँ के हर शख्स को रोजगार भी मिल रहा है। प्रकृति की गोद में बसे नाबी में होम स्टे इस कदर फल फूल सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये बात अलग है कि इस साल नाबी का पर्यटन कारोबार भी कोरोना की भेंट चढ़ा हुआ है। कोरोना के कारण अभी तक एक भी हमारे मेहमान आए नहीं, इसके कारण अभी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कुछ तो हमारे गांव के कुछ लोग अभी अन्य कामों में, अभी कोई खेती बाड़ी में, कुछ और कामों के उसमें लगे हुए हैं। चीन सीमा से लगे इन इलाकों में सुविधाओं के अभाव में भारी संख्या में पलायन हुआ, जिसकी वजह से सुरक्षा की पहली लाइन बॉर्डर इलाकों में कम ही दिखाई देती है। लेकिन नाबी गांव लोगों को एक नया रास्ता दिखा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ के नाबी गांव से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही।